हाँ भाई, तो अब हम बात करेंगे कुछ और इक्विलिब्रियम के बारे में। तो एक चीज़ जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी इक्विलिब्रियम के बारे में, जैसे कि आपका कुछ रिएक्शन हो रहा है ऐसा कि आपने NH3 लिया है, सॉरी H2 लिया है, उसमें आपने जैसे N2 डाला है तो NH3 बन रहा है। तो यहाँ पे तीनों जो चीज़ें हैं ये गैसियस स्टेट में, ओके। तो हमने K की कुछ वैल्यू लिख दी, ओके। इसके अलावा हमने जैसे एक्वा स्टेट में हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये तो नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये वाली इक्वेशन देखो, HCl गिव्स H प्लस प्लस Cl माइनस, ठीक है। तो ये एक्वा स्टेट में है, ये भी एक्वा स्टेट में, और ये वैसे गैस होती है बट ठीक है, अगर ये डिजॉल्व वगैरह है तो आप एक्वा स्टेट में मान लो अभी के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन जो K हमने लिखा वैसे ही लिखते हैं, लेकिन कभी अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ पे प्योर लिक्विड कोई दे रखा हो, ठीक है, या प्योर सॉलिड दे रखा हो, ठीक है, प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड जब भी आता है ना किसी रिएक्शन में, तो उसको हमें K के अंदर नहीं लिखना है, ठीक है। जैसे कोई रिएक्शन ऐसी हो रही है, मान लो कि X सॉलिड प्लस Y गैस गिव्स इक्विलिब्रियम पे Z गैस प्लस PW एक्वस, ठीक है, कोएफिशिएंट कुछ भी है, तो K इसमें अपन लिखेंगे W इंटू Z डिवाइड बाय Y, बस केवल जो गैसियस है और जो एक्वस है वही लिखना है, ठीक है। प्योर लिक्विड या प्योर सॉलिड जो है ना, जैसे X प्योर सॉलिड था वो नहीं लिखना है, ठीक है, उसको ऊपर को इंक्लूड नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इनकी जो ये कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मानी जाती है, ठीक है। तो इसलिए इसको लिख के फायदा नहीं होता है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बच्चे गलत करके आते हैं, ठीक है। जैसे कभी कभी एक जैसे CH3CO या इथेनोइक एसिड, इन सब चीज़ों के डिसोसिएशन वगैरह जो होते हैं, इनमें कई बार प्योर लिक्विड फॉर्म में लिया जाता है, ठीक है। तो आप इक्वेशन प्लीज देखिएगा क्वेश्चन में कैसी दी हुई है, उसमें अगर प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड है तो उसको K के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। डस्टर में वहाँ रख के आ गया गलती से। ये तो हुई एक बात। अब हम बात करते हैं कि K डिपेंड किस किस चीज़ों पे करता है, ठीक है। तो पहली बात, K डिपेंड करता है केवल 2-3 चीज़ों पे। पहली बात नेचर ऑफ रिएक्शन, ठीक है, दूसरी बात कोएफिशिएंट्स, और तीसरी बात टेम्परेचर। इसके अलावा आप कितना कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हो लिक्विड का, कितना कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हो प्रोडक्ट्स का, या आप कैटलिस्ट डाल रहे हो, कितना कैटलिस्ट डाल रहे हो, इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता। टेम्परेचर से फर्क पड़ेगा, ठीक है, कोएफिशिएंट से फर्क पड़ेगा क्योंकि मैंने बताया पावर रेज हो जाती है, और नेचर से फर्क पड़ेगा क्योंकि ऑफकोर्स आप एक रिएक्शन लोगे दूसरी रिएक्शन लोगे, उनमें K डिफरेंट होने वाला है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब अगर आपने 1 मोलर NH3 लिया, या सॉरी, अगर तुमने 1 ATM पे NH3 लिया है वर्सेस तुमने 2 ATM पे NH3 लिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। दैट डज नॉट अफेक्ट K, ओके। ये चीज़ दिमाग में घुसा लो। तो ये तो होगी बातें कुछ K से रिलेटेड। अब हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम में क्या क्या। हाँ, अब एक चीज़ होती है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होती है कि मैंने तुम्हें बताया था ना, जैसे कि तुम्हारे पास NH3 है, या चलो अपन ये वाली इक्विलिब्रियम कंसिडर करते हैं अभी के लिए। अभी होती है नहीं होती ये बात की बात है, ठीक है, लेकिन अभी मान लो कि ऐसी एक रिएक्शन होती है। हमने माना इसके हमने लिए 2 मोल्स, ठीक है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने 2 माइनस एक्स किया, इधर मैंने x किया, 2 माइनस 2x किया, इधर x किया, 3x किया, ठीक है। तो इसको लिखने से काफ़ी अच्छा एक तरीका होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के टर्म्स में। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को हम लिखते हैं अल्फा। वो ये बता रहा होता है कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो आपका रिएक्टेंट है, वो कितना % डिसोसिएट हुआ है, ठीक है। तो मान लो कि अल्फा % डिसोसिएट हुआ है, यानी ये कितना हो जाएगा 2 × 1 माइनस अल्फा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा अल्फा, और ये 2 मोल्स अगर लिया है तो 2 अल्फा होगा। इसको चलो 3 मोल्स लो ताकि तुम कंफ्यूज नहीं हो, ठीक है, या चलो 4 मोल्स लो। अगर मान लो हमने 4 मोल्स ऑफ NH3 लिया था, तो यहाँ पे 4 × 1 माइनस अल्फा हो जाएगा इसका अमाउंट। क्यों? क्योंकि अल्फा % टूट चुका है। अल्फा जैसे तुम्हारा 0.5 है ना, यानी 50% तुम्हारा NH3 टूट चुका है। तो हम क्या लिखेंगे 1 माइनस 0.5 × 4, ठीक है। इधर कितना बचेगा आपका 4 अल्फा। क्यों? क्योंकि आपने जैसे 4 अगर अमाउंट में लिया था, ठीक है, तो यहाँ पे 4 अल्फा नहीं 4 अल्फा/2 हो जाएगा। क्यों? अगर यहाँ पे तुम्हारा अल्फा अमाउंट टूटा तो उसका आधा N2 बनेगा। देखो यहाँ पे अगर कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे अगर अल्फा अमाउंट टूटा है, यहाँ पे अल्फा/2 बनेगा। क्यों? क्योंकि 2:1 रेशियो में, तो अल्फा/अल्फा/2 क्या होगा 2:1, ओके। और ये कितना बन जाएगा आपका 3 अल्फा का 4, ठीक है। 4 कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ये 4 ये है। तो अगर तुमने 1 मोल लिया होता ना, तो ये क्वांटिटीज होती, ठीक है, कि अल्फा अमाउंट टूट गया तो 1 माइनस अल्फा, ठीक है। तो वो % ऑफ NH3 डिसोसिएटेड है। अब अगर हमारा अल्फा अमाउंट डिसोसिएट हुआ है, इसका ये मतलब है कि अल्फा/2 अमाउंट N2 बनना है। क्यों? क्योंकि ये 2:1 रेशियो में इनकी कोएफिशिएंट्स, और ये 2:3 है। तो ये अगर अल्फा टूटा है तो ये 3 अल्फा/2 बनेगा, ठीक है। सॉरी मैं 2 करना भूल गया था। तो इससे भी आप क्या निकाल सकते हो, कई बार डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ ली जाती है, ठीक है।
तो ये जस्ट एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, कुछ नई चीज़ नहीं है, बस एक डेफिनेशन है, ठीक है। तो ज़्यादा सोचो मत कि ये क्या हो गया, ओके। तो ये जस्ट एक बात मुझे बतानी थी। अब एक बात बताते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम, ओके। तो इक्विलिब्रियम जैसे गैसेस का होता है, उनमें बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं। कई बार क्या होता है कि आप कोई प्रोडक्ट या ऐड कर देते हो, कई बार आप रिएक्टेंट ऐड कर देते हो, कई बार टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, कई बार प्रेशर इंक्रीज करते हो, कई बार वॉल्यूम इंक्रीज करते हो, तमाम तरह की चीज़ें होती हैं। कई बार कैटलिस्ट डाला जाता है। तो किस चीज़ को करने से क्या होगा, इस चीज़ की स्टडी करेंगे। और ये जो मैं बोलने वाला हूँ बहुत ढंग से सुनना, क्योंकि इक्विलिब्रियम के अंदर दो ही क्वेश्चंस आते हैं यूजुअली। पहला तो ये जो मैंने तुम्हें पहली वीडियो में बताया था कि कोई इक्वेशन दे रखी है, उसमें के की वैल्यू दे रखी है, बताओ कि कितना परसेंटेज कंजम्पशन होगा, अल्फा निकालो, ये वो एक क्वेश्चन ये आता है। और दूसरा आता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, जो ये मैं बताने वाला हूँ। तो एक प्रिंसिपल होता है ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, ठीक है। ली चैटलियर्स प्रिंसिपल क्या बोलता है कि अगर तुमने किसी इक्विलिब्रियम के अंदर कोई चेंज किया, कुछ भी चेंज किया, प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम बढ़ाया, कुछ भी किया, वो इक्विलिब्रियम इस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा कि वो चेंज को नलीफाई कर दे, ठीक है। तो जैसे तुमने अगर प्रेशर बढ़ाया किसी रिएक्शन के अंदर, तो वो रिएक्शन इस डायरेक्शन में मूव होगी कि प्रेशर कम हो जाए। अगर तुमने वॉल्यूम बढ़ाई तो इस तरह का कुछ करने की कोशिश करेंगे, इससे वॉल्यूम का जो इंक्रीमेंट से जो इफेक्ट आया है वो कम हो जाए, ओके। इस तरह का टेम्परेचर, या जैसे तुमने टेम्परेचर बढ़ाया है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से जो भी फर्क आया इक्वेशन में, उसको नलीफाई करने की कोशिश होगी। तो पहले अपन स्टडी करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर, ओके। तो अपन यहाँ पे गैसियस रिएक्शंस की बात करने वाले हैं। जैसे अपन बात करते हैं इस रिएक्शन की, ये मैं रिएक्शन बार बार ले रहा हूँ, क्या एक स्टैंडर्ड रिएक्शन है ये, ठीक है। तो ये अगर अपने इक्विलिब्रियम लिया सब गैस में, तो अगर हमने इसके अंदर प्रेशर बढ़ाया, ठीक है, प्रेशर बढ़ाया, तो सिंपल सी बात है कि ये रिएक्शन प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो अपन, ये मान रहे बाकी सब चीज़ें कांस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर है, वॉल्यूम में कांस्टेंट मान रहे हैं, ओके। तो हमने अगर इसमें प्रेशर बढ़ाया, तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है, ये रिएक्शन ऐसी डायरेक्शन में मूव करेगी जहाँ पे प्रेशर कम होगा, ठीक है। प्रेशर कम कब होगा, देखो पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है। वी और टी तो हमने कांस्टेंट कर रखा है, आर तो कांस्टेंट होता है, यानी प्रेशर को हम चेंज करना चाहते हैं तो मोल्स चेंज करने पड़ेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो हमने अगर प्रेशर बढ़ाया है, तो हमारी ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में मूव होनी चाहिए कि प्रेशर कम हो। प्रेशर कम, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स, देखो इसके अकॉर्डिंग देखो। तो अगर हम मोल्स कम कर दें तो आपकी जो प्रेशर है वो कम हो जाएगी और पहले वाले स्टेट में जाने की टेंडेंसी रहेगी। तो हमें कुल मिला के मोल्स कम करने हैं। अब मोल्स इस डायरेक्शन में जाने पे कम होंगे या इस डायरेक्शन में जाने पे कम होंगे, इस डायरेक्शन में जाने पे कम होंगे। क्यों? क्योंकि इधर 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं और इधर 4 मॉलिक्यूल्स कंज्यूम हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने प्रेशर इंक्रीज किया तो द रिएक्शन विल मूव इन डायरेक्शन वेयर नंबर ऑफ मोल्स डिक्रीज। क्यों? क्योंकि आपको प्रेशर को कम करना है। प्रेशर कम कब होगा? जब मोल्स कम होंगे और मोल्स इस डायरेक्शन में कम हो रहे हैं, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। नहीं समझ में आया तो प्लीज वापस से प्ले करके सुनो कि आपको प्रेशर अगर आपने बढ़ाया है, इक्विलिब्रियम पे प्रेशर इंक्रीज किया है, तो ये गैस ट्राई करेगी, ये जो रिएक्शन है ये ट्राई करेगी कि प्रेशर कम हो जाए। प्रेशर कम होने के लिए मोल्स कम करने होंगे इस रिएक्शन को। मोल्स कम कब होंगे? जब आप आगे डायरेक्शन में जाओगे। क्यों? क्योंकि इधर 2 ही मोल्स है, इधर 4 मोल्स हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ेगी। प्रेशर अगर अपन कम करते हैं तो उल्टा होगा, प्रेशर कम करने पर प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा इसको। प्रेशर बढ़ेगा कब? जब मोल्स ज़्यादा होंगे। मोल्स ज़्यादा कब होंगे? जब इस डायरेक्शन में जाएगा। ये होगी एक बात। अब अपन बात करते हैं कि वॉल्यूम बढ़ाने पर क्या होगा, ठीक है। अगर तुम एक रिएक्शन की वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, ठीक है, तो पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ाने का मतलब क्या होता है कि प्रेशर कम हो गया, ठीक है। प्रेशर कम हो गया यानी कि हमें प्रेशर बढ़ाना होगा। प्रेशर बढ़ाने का मतलब जहाँ पे मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं उस डायरेक्शन में चले जाओ। अगर वॉल्यूम कम करते हैं इसका मतलब है कि आपका प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। प्रेशर बढ़ रहा है यानी कि हमें प्रेशर कम करना है। प्रेशर कम कब होगा? जब मोल्स कम होंगे। तो उस डायरेक्शन में जाओ जहाँ पे मोल्स कम हो रहे हैं, ठीक है। अब ये सब आर्ग्यूमेंट्स में तुम काउंटर आर्ग्यूमेंट्स बहुत से घुसा सकते हो। ऐसा बोल सकते हो भैया वॉल्यूम कम हो रहा है तो हमें तो वो डायरेक्शन में जाना चाहिए, वॉल्यूम बढ़ जाए। ऐसी चीज़ें बोलेंगे बच्चे, मुझे पता है। तो ये सब ऐसे काम नहीं करता है, ठीक है। केमिस्ट्री में क्या होता है, ऑब्जर्वेशंस हैं, उनके बेसिस पे प्रिंसिपल्स दिए, उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। उनको समझने के लिए कुछ आर्ग्यूमेंट्स होते हैं जो हम दे सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको आर्ग्यूमेंट समझ में नहीं आता है तो फिर आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। ये आर्ग्यूमेंट स्टैंडर्ड आर्ग्यूमेंट से आपको एक्सेप्ट करने होते हैं। ये फिजिक्स या मैथ्स नहीं है कि तुम बैठ के पूरा थ्योरेटिकली मैथमेटिकली निकाल दो, ठीक है। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो एक्सेप्ट करना होता है। तो तुम में से जो लोग को आर्ग्यूमेंट लग रहा है ना मेरी बात में कि ये तो गलत बोल गया बंदा, तो वही चीज़ सही है, ठीक है। उसका यही आर्ग्यूमेंट है बेसिकली। मतलब वो ऐसी बात है कि तुम्हारा आर्ग्यूमेंट मैं मना नहीं कर रहा हूँ गलत है, बट केमिस्ट्री में यही सही माना जाता है जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। समथिंग लाइक दैट। मतलब मैथमेटिकल चीज़ नहीं है, तुम उसको प्रूव नहीं कर सकते कि कौन सही है कौन गलत है। ये समझने का तरीका है, समझ लो, ये वाली बात है, ठीक है। टू बी वेरी ब्लंट। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करने की, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीमेंट करने पर तो अब दुनिया में, अब इसके बारे में हम ज़्यादा अच्छे समझेंगे जब हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे होंगे।
तो दुनिया में दो तरह की रिएक्शंस होती हैं। पहली वो रिएक्शंस जिनमें एनर्जी बाहर रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिनको कहते हैं। जैसे आपने कई बार देखा होगा ना, एसिड बेस्ड रिएक्शन जैसे होती है, तो आप कभी HCl के अंदर NaOH डालोगे, जो आपने 9-10 में किया होगा, तो एकदम गर्म हो जाता है ना वो बीकर, तो यानी कि उसमें हीट बाहर रिलीज हो रही है, तो वो होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर आपकी जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। मतलब कि अगर जैसे A+B ले जाने से C बन रहा है और इसके अंदर हीट इवॉल्व हो रही है, मतलब हीट बाहर आ रही है, और आपने टेम्परेचर बढ़ाया, तो ट्राई ये होगा कि आपकी जो रिएक्शन है पीछे जाए, ठीक है। वो ऐसे समझ सकते हो कि यार इसके अंदर अगर हीट ज़्यादा रिवॉल्व हो रही है और आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो कहीं ना कहीं ये और ज़्यादा टेम्परेचर राइज करने की कोशिश करेगा। तो हमारी रिएक्शन ये चाहिए कि टेम्परेचर रेजिंग कम हो, तो उसके लिए आपको पीछे आना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर अपन ऐसा करें कि एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा, मतलब कोई रिएक्शन होते हैं जिसमें आपको हीट सप्लाई करनी पड़ती है, तब होती है रिएक्शन, ठीक है। जैसे अपन डिजोल्व करते हैं सॉल्ट को वाटर में, तो उसमें अपन जब हीट करते हैं तो ज़्यादा अच्छे से रिएक्शन होती है डिजोल्विंग की। अब वो रिएक्शन नहीं है एक्चुअली, बट आप समझ सकते हैं एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो तब क्या हो रहा है कि हमें और ज़्यादा हीट अगर उसको हम दे रहे हैं तो रिएक्शन आगे बढ़नी चाहिए। क्यों? अगर उस रिएक्शन को होने के लिए गर्मी चाहिए आगे बढ़ने के लिए, तो अगर हम उसको गर्मी प्रोवाइड करेंगे टेम्परेचर बढ़ा के, तो रिएक्शन और आगे जाएगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यानी कि जब एंडोथर्मिक रिएक्शन है जिसमें आपको हीट देनी पड़ रही है, वहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। फॉरवर्ड का मतलब जहाँ पे हीट इवॉल्व हो रही है, सॉरी जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है उस डायरेक्शन में। तो अब इसका उल्टा कर लो, टेम्परेचर कम करेंगे तब क्या होगा, ठीक है। ये होगा टेम्परेचर का चेंज। इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको डालने से रिएक्शन की रेट फास्ट हो जाती है। कैटलिस्ट के बारे में हम पूरा 12th में पढ़ेंगे, चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री और भी चीज़ें, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ेंगे केमिकल काइनेटिक्स वगैरह में। लेकिन कैटलिस्ट डालने से आपकी रेट पे फर्क पड़ता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये बात दिमाग में घुसा लो। तो अगर आप कैटलिस्ट ऐड करते हो नहीं करते हो, उससे के पे कोई फर्क नहीं पड़ता है और उससे रिएक्शन की डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ऑब्वियस सिंपल सी बात है। अब हम बात करते हैं कि और इक्विलिब्रियम पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें रेट तेज हो जाती है बस। अब अपन बात करते हैं जैसे इनर्ट गैस के एडिशन से। इनर्ट गैस का मतलब है कि कोई ऐसी गैस जो तुम्हारी गैस के साथ रिएक्ट नहीं कर रही। जैसे ये N2+H2 था ना, जैसे ये रिएक्शन थी, इसमें अगर अपन ने जैसे आर्गन गैस डाल दी या कोई भी ऐसी गैस जो रिएक्ट नहीं कर रही इसके साथ, उससे क्या होगा? तो देखो, अगर तुम कांस्टेंट वॉल्यूम पे डाल रहे हो ना, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, कंटेनर बस ऐसी आर्गन डाल दी, तो इनके कॉन्सेंट्रेशन पे या प्रेशर पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। इनके पार्शियल प्रेशर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इनका जो पार्शियल प्रेशर था वो तो उतना का उतना ही है, क्योंकि रिएक्शन कुछ हुई नहीं। तो इक्विलिब्रियम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं भी के वे में कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ भी नहीं। लेकिन अगर तुमने इसके अंदर तुमने ऐसी गैस डाल दी कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। कांस्टेंट प्रेशर अगर है तो इन टर्म्स का पार्शियल प्रेशर कम होगा, क्योंकि इसकी वजह से भी कुछ प्रेशर कंट्रीब्यूट हो रहा है और प्रेशर कांस्टेंट रखना है, यानी कि इनका प्रेशर तुम्हें कम करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में ये रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव होगी जब आपका प्रेशर इंक्रीज हो रहा हो। प्रेशर का इंक्रीज होता है जब नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा फॉर्म हो रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्म हो गए इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये एक और चीज़ हमने देख ली। तो हमने देखा इफेक्ट ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनर्ट गैस एडिशन, कैटलिस्ट, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट अभी के लिए प्रोडक्ट को ऐड कर दे, रिएक्टेंट को ऐड कर दे, तो ऑब्वियस ही चीज़ है कि अगर हमने H2 ज़्यादा डाल दिया, ठीक है, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहाँ पे H2 कम हो, क्योंकि हमें उसको नलीफाई करना है। H2 कम कब होगा? जब रिएक्शन आगे जाएगी। अगर हमने NH3 डाल दिया तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहाँ पे NH3 कम हो रहा हो। तो कम कब होगा? जब इधर जाओगे, ठीक है। सिंपल सी बातें, ऑब्वियस लॉजिकल बातें, कोई आउट ऑफ द वर्ल्ड बातें नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ऑब्वियस सिंपल लॉजिकल बात है, ठीक है, ली चैटले प्रिंसिपल के बेसिस पे। और मैं यहाँ पे कोई केमिस्ट्री भी नहीं लगा रहा हूँ, मैं केवल कॉमन सेंस लगा के आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जितना ईजी हो सके उतने तरीके में, ओके। अब इसको समझने का एक और तरीका होता है, ये जो मैंने बोला, एक होता है रिएक्शन कोशिएंट, ठीक है। तो मैंने आपको ये जो बताया था ना कि जैसे ये रिएक्शन हो रही है, तो मैंने आपको बताया कि के होता है आपका कितना, NH3 का ऊपर 2 लगा दो, N2 के ऊपर लगा दो 1, और यहाँ पे H2 के ऊपर लगा दो 3। मैंने आपको बताया था के की डेफिनेशन ये होती है। लेकिन ये तब होता है जब आपका रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ चुका है, ठीक है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि अब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ चुकी है, नेट रेट या नेट फॉर्मेशन ऑफ सब चीज़ें कांस्टेंट हो गया है, ओके। मतलब कोई भी चीज़ फॉर्म वगैरह नहीं हो रही है, मतलब हो रही है बट उसका रेट ऑफ फॉर्मेशन एंड डिफ्यूजन इक्वल हो गया, तो इनका कॉन्सेंट्रेशन अब इक्वल हो गया एट इक्विलिब्रियम। हम ये मान के के लिख रहे थे अभी तक, लेकिन हर बार ऐसा थोड़ी होता है। जब आप रिएक्शन शुरू करोगे तो हो सकता है कि कुछ और वैल्यू हो इस चीज़ की, इस टर्म की, तो उसको कहा जाता है क्यू, ठीक है। तो हम बोलते हैं रिएक्शन कोशिएंट क्या होता है कि किसी भी टाइम इंस्टेंट पे ये रेशियो अगर हम ले, जो के अंदर हम रेशियो ले रहे थे ना, इसका स्क्वायर डिवाइड बाय दिस रेज टू और इनटू दिस रेज टू पावर दैट,
इसको हमने कहा कि किसी भी टाइम इंस्टेंट पे अगर लेते हो तो उसको हम कहेंगे रिएक्शन कोशिएंट। अब अगर आपका टाइम इक्विलिब्रियम का टाइम है तो ये के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और एक दो और इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर क्यू के से ज़्यादा है इसका मतलब क्या होगा कि ऊपर वाला टर्म नीचे के टर्म्स के कंपैरिजन में ज़्यादा है अगर जितना होना चाहिए था उससे, यानी कि प्रोडक्ट्स कहीं ना कहीं ज़्यादा बने हुए हैं, ठीक है, क्योंकि ये टर्म जो है वो इसको बढ़ाएगा, ये टर्म इसको कम करेगा। ओके, तो इसका ये मतलब है कि आपकी रिएक्शन आगे जा चुकी है, यानी कि रिएक्शन को अगर इक्विलिब्रियम पे आना है तो कब पीछे आएगी, ठीक है। तो आप ये ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपने किसी एक टाइम इंस्टेंट पे क्यू की वैल्यू कैलकुलेट की और वो के से ज़्यादा आती है, क्योंकि के इस रिएक्शन की फिक्स होगी, दे रखी होगी एट अ गिवन टेम्परेचर, तो आपको उसी समय पता चलना चाहिए कि यार ये क्यू जो है के से ज़्यादा है, यानी कि रिएक्शन बैकवर्ड में आने का ट्राई करेगी। ओके, ली-चाटले प्रिंसिपल की वजह से, क्योंकि के छोटा है इसका ये मतलब है कि NH3 कम बना हुआ है कहीं ना कहीं, और सॉरी अगर के ज़्यादा है, के अगर कम है क्यू से, इसका मतलब है कि उस गिवन टाइम पे NH3 ज़्यादा है और ये कम है जितना होना चाहिए उससे, है ना, तभी तो ज़्यादा है क्यू। तो इसका मतलब है कि आपकी रिएक्शन पीछे आने का ट्राई करेगी। ओके, अगर क्यू तुम्हारा कम है इसका मतलब ये कि NH3 जितना होना चाहिए था उससे कम है और ये N2H2 जितना होना चाहिए था उससे थोड़ा ज़्यादा है, तो उस केस में आपकी जो रिएक्शन है आगे की तरफ शिफ्ट होगी, ठीक है। उसका मतलब आगे की तरफ शिफ्ट होने का मतलब के की तरफ जाएगी। ओके, तो ये कुछ सिंपल चीज़ें थी जो मुझे आपको बतानी थी। तो ये जो मैंने अभी लास्ट में बताया ना, ली-चाटले प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉन्सेप्चुअल है, काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं इससे और काफ़ी काम आएगा आपको इन जनरल केमिस्ट्री में भी। तो ये आपको याद रखना है। मैंने जो भी पॉइंट्स बोले ना, प्रेशर पे क्या होगा, वॉल्यूम पे क्या होगा, मोल्स पे क्या होगा, टेम्परेचर पे क्या होगा, इनर्ट गैस पे क्या होगा, के क्यू क्या होता है, ये सब चीज़ों के बारे में एक बार सोचना एंड वापस से देखना वीडियो प्लीज़, क्योंकि इससे में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी जिसके बिना तुम कुछ ज़्यादा कर नहीं पाओगे। सो ये था आपका केमिकल इक्विलिब्रियम मोस्टली। और भी कुछ चीज़ें होती हैं जो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर में, जैसे एक इसका डेल्टा जी के साथ भी रिलेशन होता है जो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाया जाता है, तो वो सब चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियोज़ में एक्सप्लोर कर सकते हैं, बट अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज़्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफ़ी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज़। गुड लक।